अंशुल, शुरुआत करते हैं बाजारों से। इस समय निफ्टी डे लो पे कामकाज कर रहा है, बहुत ही करीब है 24,500 के लेवल्स को ब्रीच करने में। आपको क्या लगता है यहाँ से बाजार की दिशा क्या हो सकती है? और अभी का लेवल जो है 24,536 के आसपास का है। आज का लो 24,502। देखिए बाजार कल का लो स्वीप करने की कोशिश कर रहा है। कल सुबह हम खुले थे, प्रीवियस डे हाई पे इमीडिएटली स्वीप किया था। प्रीवियस डे लो टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से मेजर सपोर्ट स्विंग लो पे है जो 24,462 पे है। इस जोन में कहीं भी रिजेक्शन बनती है या तो हम्म। यहीं पे 24,530 के आसपास कहीं से अगर बुलिश एविडेंस मिला तो मैं बाई करना पसंद करूंगा, या फिर डिप अगर कंटिन्यू रही 24,462 के अराउंड तो वहां पे बुलिश एविडेंस पे मैं बायर रहूंगा। मैं हम्म। इस जोन में सेलर नहीं हूँ। कल भी मैंने बीटीएसटी दिया था, सुबह गैप अप में प्रॉफिट बुक किया है। ऑन द डिप्स हम्म। में अगेन बायर ही रहूंगा। लीडर बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में जब तक एविडेंस क्लियरली नहीं मिलता है मैं बायर नहीं हम्म। बनूंगा। बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट प्रीवियस डे लो के आसपास है 55,400 ओके। के अराउंड। और हम्म। स्विंग लो जो है 55,096। ये ट्रेंड रिवर्सल लेवल है। जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में अप मूव रहेगी, चूंकि ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था। एक प्रॉफिट आने की संभावना या गुंजाइश थी जो आ रही है। नीचे में हम्म। कहीं भी मेरे को बुलिश एविडेंस मिलता है 55,400 तो बायर हम्म। रहूंगा। वहां नहीं मिला तो 55,100 के अराउंड में बुलिश एविडेंस खोजना स्टार्ट कर। हम्म। अंशुल जी, आप कंफर्टेबल कहाँ पे है? लार्ज कैप्स या स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स? और देखिए मैं अभी भी कंफर्टेबल तो लार्ज कैप्स में हूँ, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं ये हम्म। नहीं कहूंगा कि माहौल बन गया है, बट हाँ माहौल बनने की शुरुआत हो चुकी है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। आप देखिए मेजोरिटी ऑफ द काउंटर्स यहाँ पे मार्जिन अच्छी आई है। रिजल्ट में ईपीएस ग्रोथ एटलीस्ट हम्म। 25 के आसपास है। और सेल्स में ठीक ठाक अगर ग्रोथ है और नहीं भी है मार्जिन के भरोसे भी ईपीएस अगर सुधरा है तो ब्रॉडली हम्म। स्पीकिंग जहां मार्जिन अच्छा है, जहां ईपीएस ग्रोथ 24-25% के ऊपर है और थोड़ी बहुत हम्म। सेल्स ग्रोथ है, इन मिड हम्म। कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो इंडिविजुअली इन काउंटर्स में प्ले किया जा सकता है, बट ओवरऑल अगर आप ये कहें कि आउटराइट मिड कैप स्मॉल कैप कुछ भी बाई कर लीजिए तो अभी वो माहौल नहीं बना है जहां बड़ी तेजी आएगी। ओके। आज का जो स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। आप फैक्ट को देखिए, 15% ऊपर है। आरसीएफ को देखिए, 7% ऊपर है। और अन्य फर्टिलाइजर कंपनियों में भी करीबन 5 से 7% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ पसंद है? तो देखिए 141 पे आरसीएफ मैंने जागरण पे रिकमेंड किया था। और हम्म। 3-4 दिन पहले जब रिजल्ट खराब आया था तब भी मैं बहुत क्लियर था कि जब तक 148 के नीचे क्लोज नहीं करता है मैं आरसीएफ से एग्जिट नहीं करूंगा। ऊपर में हम्म। 161.50 मेरा पहला टारगेट है जो आज टेस्ट हुआ है। हम्म। वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 585% है जो डे एंड होते होते शायद 650% क्रॉस कर जाए। नेक्स्ट लेग हम्म। में यहाँ पे अगर 4-5 दिन कंसोलिडेट करता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट लेग में हम्म। 176 रुपए आते हुए दिख रहा है। दूसरा हम्म। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आज ही लॉन्ग दिया है 102 रुपए 90 पैसे पे। एनएफएल यहाँ पे भी ओके। 15 से 20% की अपसाइड दिख रही है 119 रुपए हम्म। 90 पैसे के अराउंड। 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का जो 37 वीक्स में 58% आई थी। उसका हम्म। 50% रिट्रेसमेंट 119 90 120 की जोन में ये लेवल आते हम्म। हुए दिख रहा है। अगेन इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 102.90 में सुबह बाई दिया अपने क्लाइंट्स को। हम्म। हम्म। चलिए, अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। अमित अग्रवाल जी का पहला सवाल है, वो पूछते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बता दीजिए सर। कुछ लिखा नहीं है कि खरीदा है या खरीदना है, बट वो आपसे जानना चाहते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट्स के बारे देखिए अदानी एंटरप्राइज मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में जरूर है, बट इसमें मोमेंटम बनने में थोड़ा सा देरी हो रहा है। में। मेरा इंटरेस्ट 2644 के ऊपर आना स्टार्ट होगा। फिलहाल स्टॉक कुछ कंसोलिडेट करके धीरे धीरे हम्म। रेंगते सरकते 2644 चला जाएगा। बड़ा हम्म। मोमेंटम स्टॉक में 2644 के बाद बनेगा, तो मैं जनरली मोमेंटम के लिए प्ले करता हूँ। तो हम्म। 2644 निकलने के बाद मैं अदानी एंटरप्राइज में लॉन्ग करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट 2900 का रहेगा। दूसरा हम्म। टारगेट 3182 का रहेगा। अगर आपको बहुत ओके। दिक्कत नहीं होती है कि एक आध महीना 1.5 महीना लेने के बाद स्टॉक नहीं चला या थोड़ा 19-20 प्राइस रहा तो आप यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं। लेकिन जो मोमेंटम खोज रहे हैं, अच्छी तेजी खोज रहे हैं, 2644 के बाद आप आउटराइट इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ओके। अगला सवाल ले लेते हैं। निमन सेवक का, निमना सेवक का सवाल है। वो लिखते हैं
टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में बता दीजिए, टारगेट बता दीजिए। बाइंग प्राइस जो है वो 389 के आसपास का है, तो 389 की इनकी खरीद है टाइम टेक्नोप्लास्ट का टारगेट। टाइम टेक्नो में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, सुबह क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड किया है 9:52 पे 385 रुपए में। कब नाइट ओके, पैटर्न का ब्रेकआउट है 384 385 की जोन में, टारगेट बन के आता है 434 रुपए का, तो इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने बाय किया हुआ है। ओके। अगला सवाल जो है वो है सुरेंद्र कौर जी का। सुरेंद्र कौर जी पूछ रही हैं एनएफएल के बारे में। उनके पास 1000 शेयर है, क्वांटिटी 1000 और प्राइस है 100 रुपीज। तो नियर टर्म आपका व्यू क्या है? देखिए एनएफएल, जैसे मैं अभी कहा कि स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसमें 102.90 पे सुबह बाय दिया है, क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। फिलहाल तो मेरे को 50% रिट्रेसमेंट 119 120 की जोन आती हुई दिख रही है। उस जोन में मैं जाके वापस से रिव्यू करूंगा, क्योंकि आज जो चला है लगभग 550% वॉल्यूम राइज है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट ना सिर्फ मतलब मोमेंटम गेन करना चाहिए, बल्कि सस्टेन भी होना चाहिए। बट 119 120 मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे मैं रिव्यू करूंगा। ओके। निकी जेसानी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, गुजरात से लिख रही हूँ। आपका शो के टाइमिंग का अलार्म लगा रखा है। तो सवाल जो है वो है वेस्टर्न कैरियर पे। वेस्टर्न करियर है उनके पास एट 87 रुपीज पर शेयर। आपसे जानना चाहती हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। देखिए स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है, ऊपर में 121 रुपए तक जा सकता है। इसमें एक छोटे से फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था 95 पे, जिसका टारगेट है 121 रुपए, और 121 रुपए आईपीओ जिस दिन से लिस्ट हुआ है स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरा था 63%, 28 हफ्ते में। उसका हम्म 50% रिट्रेसमेंट भी सेम लेवल पे है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा 120 हम्म। 121 रुपए में। एक बार दोबारा सवाल पूछ लें। ओके। संजू सिद्दीकी का फोन, ये कॉल, माफ कीजिएगा, कॉल नहीं, मैसेज आया है। बीकाजी फूड्स को लेके। उनके पास बीकाजी फूड के शेयर है, क्वांटिटी नहीं लिखी, लेकिन जो बाय प्राइस है वो 765 का है। तो वो कहते हैं क्या करूं, होल्ड करूं या फिर बेच दूं? देखिए लो वॉल्यूम ब्रेकआउट में इसीलिए मेरे को दिक्कत होती है, इसलिए जिस दिन वॉल्यूम नहीं होता ब्रेकआउट पे मैं अवॉइड कर देता हूँ। इसमें 76 डेज का कप कैंडल पैटर्न बना था, 29 मई को इसमें से ब्रेकआउट आया था एट 759। अब प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेकआउट पे वॉल्यूम नहीं था, 150x था, 150% था 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। बट मैं 150% तो शुरुआती 2-3 घंटे में देखना चाहता हूँ, डे एंड होते होते 300% के ऊपर रहे, जो इसमें नहीं ओके। था। अब उसके बाद आज तीसरा दिन है, ये इनसाइड बारी बना रहा है उस ब्रेकआउट के बाद। तो हम्म प्रोबेबली अपसाइड मोमेंटम बनेगा जब 775 निकलेगा। हम्म 775 अगर वॉल्यूम के साथ निकालता है तो मैं बाय रिकमेंड करूंगा। ऊपर में हम्म। पूरे फॉल का जो 50% रिट्रेसमेंट आता है, ये स्टॉक भी 21 हफ्ते में 44% गिरा था, इसका 50% रिट्रेसमेंट 784 पे है, तो वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो लेवल निकाल लिया, जिसकी काफी अच्छी उम्मीद है कि निकाल सकता है क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रांग है, तो 864 रुपए का टारगेट मिलेगा आपको। तो मेरे को 864 आते हुए दिख रहा है। बट ये दो रेजिस्टेंस 775 और 784, ये निकल हम्म। जाए तो मैं कंफर्टेबली बाय देना स्टार्ट करूंगा। ओके। अगला सवाल है अल्केश मकवाना का। वो पूछते हैं रेडिंगटन के बारे में। रेडिंगटन में एंट्री कर सकते हैं क्या सर? देखिए मैं रेडिंगटन में फिलहाल एंट्री की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इस स्टॉक में भी वही दिक्कत थी जो अभी हमने डिस्कस किया। 50 दिन के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया 261 पे, पहली मूव में भी वॉल्यूम नहीं था जो 307 तक गई। रिट्रेसमेंट में ड्राइड अप वॉल्यूम होना चाहिए था, जो नहीं है। तो स्टॉक में जब तक 285 के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट नहीं होता है, मैं बायर नहीं हूँ। मतलब ब्रेकआउट भी लो वॉल्यूम पे था, पुल बैक हम्म। थोड़े से हायर वॉल्यूम पे था जो ड्राइड अप पे होना चाहिए था, तो आइडियली अच्छा नहीं लग रहा है। बट कहीं भी 285 निकलता है तो वापस प्राइस चार्ट पे स्ट्रेंथ आएगी, अभी अवॉइड करना है। बल्कि अगर प्ले करना है तो फिर बड़े वॉल्यूम के ब्रेकआउट प्ले कर लीजिए, जहां इफ एंड बट आ जाता है वहां पे कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और इसमें तो एक्सट्रीमली लो कॉन्फिडेंस है। ओके। राजेश कुमार जी का सवाल है, और सवाल है जेएम फाइनेंशियल्स पे। उनके पास लॉन्ग टर्म बाय करने के लिए वो सोच रहे हैं, टारगेट प्राइस क्या हो सकता है?
या तो उनके पास है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं। सो जेएम फाइनेंशियल पे लॉन्ग टर्म बाय के हिसाब से टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, जेएम फाइनेंशियल ने ब्रेकआउट लिया था 112 पे वीकली चार्ट पे, फिर लॉन्ग लिक्विडेशन में 90 रुपए तक के टारगेट कंप्लीट किए, और री अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट का 114 रुपए पे। 160 रुपए तक आ सकता है, बट एनी डे अगर फिलहाल आपको लेना ही है, हम्म। अगर नहीं लिए और लेना ही है, तो मेरे को जियोजित ज्यादा अच्छा लग रहा है। 90 रुपए निकलने के बाद जियोजित में 110 रुपए तक की अपसाइड आराम से बन सकती है, तो आई वुड बी ए बायर ऑन जियोजित rather than जेएम फाइनेंशियल। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है एल&टी फाइनेंस पे। उनके पास 200 शेयर है, मैजनूर रहमान जी के पास। एल&टी फाइनेंस के 200 शेयर है जो उन्होंने 166 रुपए के स्तर पे लिए हैं। वो पूछ रहे हैं आपसे, मैं होल्ड रखूं या बेच के निकल जाऊं? देखिए, ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है आपका सवाल। व्यू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। अगर 6 महीने का व्यू है तो आप मान के चलिए कि 190 195 तक का भाव मिल सकता है। मैं ये कहूंगा कि आप नजरिया 6 महीने की जगह इसको 3 साल का कर लीजिए। 3 साल में ओके। ये स्टॉक आपको आराम से 400 से 500 रुपए तक का टारगेट बहुत आराम से दे सकता है। अगले 6 महीने और ये दम लगा के 190 का ब्रेकआउट ही ले पाएगा। ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 400 से 500 रुपए आराम से चला जाएगा। ओके, नजरिया लंबा रखना है जी, आप तभी इस स्टॉक से जो है अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं, नाम नहीं लिखा, 3 स्टॉक्स पे है। एक HCL टेक, इन्फोसिस और महाराष्ट्र सीमलेस। इन तीनों ही स्टॉक्स पे 5 से 6 महीने का व्यू। एचसीएल टेक, महाराष्ट्र सीमलेस, इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस से स्टार्ट करते हैं। तीसरा हफ्ता है जहां इनसाइड बार है, और सिमिलरली अगर आईटी इंडेक्स पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट तीसरा हफ्ता है जहां पे इनसाइड बार है। एक ब्लिप हल्की सी ऊपर थी मजा बार के, बट आइडियली अगर देखेंगे तो कॉपी बुक डेफिनेशन छोड़ देंगे तो ऑलमोस्ट इनसाइड बार है, और ये थोड़ी सी और कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आईटी इंडेक्स पे एकदम सर पे वीकली स्विंग आई है 38,000 पे। वहीं पे 1 साल का, इस साल का 2025 का वीवैप भी है, 3 साल का वीवैप भी है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी है। तो इसको काफी नीचे से दम लगानी पड़ेगी, तब 38,300 का ब्रेकआउट आएगा और ऑल टाइम हाई पे जाएगा। तो मैं आईटी इंडेक्स पे बुलिश हूँ, बट अभी यहाँ पे और 4-6 हफ्ते कंसोलिडेशन लगेगा। सिमिलर चीज इन्फोसिस पे भी हो सकती है, बट इवेंचुअली इन्फोसिस 1718, और 1718 निकलता है तो ऑल टाइम हाई, ये दो टारगेट दिख रहे हैं। महाराष्ट्र सीमलेस में कंप्लीटली अवॉइड करके चलूंगा, रीजन बीइंग स्टॉक में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था। इस स्टॉक ने 49 वीक्स में 290% की रैली दी थी, और वहां से बाइंग क्लाइमैक्स में 50% करेक्शन हुआ, और अब साइडवेज रेंज में मैं इस स्टॉक को बिल्कुल भी अगले 1.5-2 साल नहीं छेड़ूंगा। तीसरा इनका स्टॉक है एचसीएल टेक, सिमिलर टू आईटी इंडेक्स एंड इन्फोसिस। ये भी इनसाइड बार बना रहा है, बट इवेंचुअली 1729 जाएगा। 1729 का ब्रेकआउट लेता है तो ऑल टाइम हाई जाएगा। आईटी इंडेक्स में बहुत क्लियरली कंसोलिडेशन पैटर्न है। 3 हफ्ते हो चुके हैं, प्रोबेबली ये 8-10 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा। इनसाइड बार या मिनी कॉइल 3, 5, 8, 13 बार का होता है। जनरली 3 से 5 बार में ब्रेकआउट आ जाता है, छठवीं बार में अगर नहीं आता है तो 8 बार, उसमें भी नहीं आता 9वीं बार में तो 13 बार लगते हैं। जिस जगह पे आईटी इंडेक्स खड़ा है वहां पे 13 बार की कंसोलिडेशन मैंडेटरी है ब्रेकआउट सस्टेन करने के लिए। ये लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा। अगर लॉन्च पैड मजबूत नहीं होगा तो रॉकेट स्पेस में नहीं जाएगा। तो ये लॉन्च पैड अगर 13 हफ्ते का मिलता है, आईटी इंडेक्स बहुत आराम से ऑल टाइम हाई जाएगा। बट अगेन इसमें मैं मिड कैप स्मॉल कैप नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। ऑल टाइम हाई सबसे पहले इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में बनेगा। तो आपको आईटी में रहना है तो यही 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आपको रहना है। तो कॉन्ट्राबेट ले सकते हैं इस समय, धीरे धीरे करके। देखिए, जिसको एक्यूमुलेशन करना है, जिसको ट्रेडिंग और मोमेंटम नहीं करना है, जिसको थोड़ा थोड़ा लेके एसआईपी टाइप मॉड्यूल में लेके रखना है कि ऑल टाइम हाई पे बेचेंगे, उनको यहाँ से एक्यूमुलेशन इन 4 स्टॉक्स में स्टार्ट कर देना चाहिए। इन 4 के बाहर मैं किसी स्टॉक को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और ये नाम नहीं लिखा, इनका सवाल अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे है। इनकी परचेज प्राइस 700 रुपए है। आपसे जानना चाहते हैं आप क्या करें? मोमेंटम इसका स्लो है, आई वुड सजेस्ट इससे एग्जिट कर लीजिए, और आप चले जाइए एटीजीएल या अदानी ग्रीन में। अगले 4-5 महीने में आपको बहुत बढ़िया अपसाइड मिल जाएगी। अगले 2 साल में प्रोबेबली 150-200% की अपसाइड आराम से मिल जाएगी। तो उन 2 स्टॉक्स में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी कंपेयर टू अदानी एनर्जी सोल्यूशन। अदानी ग्रीन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फ्यूचर एंड ऑप्शन टीम ने सुबह बाय दिया है।
मैं ऑलरेडी 2-3 महीने से मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिकमेंड कर रहा हूँ अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन। तो बहुत सारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं।